अदनान सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू बिकॉज इट्स पास्ट मिडनाइट बट यू बीन काइंड इनफ टू गिव मी टाइम. थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज फॉर बीइंग सो I ग्रेशियस. am extremely honored that you always being so kind to me और आप मुझे बुलाते हैं अपने शो पे. So sweet of you. नहीं सर, आजकल आपका ड्रामा ये दिल मेरा, आपकी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस, ब्लॉकबस्टर ड्रामा येट अगेन बैक टू बैक, कैसा फील कर रहे हैं? मैं क्या बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि 2019 was a very good year for me और एक ड्रामा अभी खत्म ही हुआ था कि दूसरे ने पिक कर लिया और मेरे पास तुम हो अभी खत्म ही हुआ था. ये दिल मेरा वो ऐसा लोगों को ऊपर पसंद आया और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही नेगेटिव रोल किया है इसके अंदर और मैं बड़ा डिस्टर्ब भी था कि यार ये मैंने कुछ ज्यादा ही नेगेटिव कर दिया है, कहीं लोगों की बैशिंग ना शुरू हो जाए मुझे. तो वो बस अल्लाह मेहरबान, तो फिर क्या हो सकता है. मुझे ये बताएं कि बिटवीन दिस and between Shawar and मेरे पास तुम हो, मतलब which one do you think was more negative and which one would there were more chances of being bashed? शवार की भी आपको, जब मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी तो आपने यही कहा था कि आपको था कि यार लोग ये ना हो कि बदतमीजी करें, गालियां निकालें, लेकिन वो तो आइकॉनिक एक कैरेक्टर बन के रह गया और ये तो मतलब मीर फारूक तो शवार के सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो कहूंगा. वो कुछ भी नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मानना, ये हो सकता है कि बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो. शहबाज बुरा रोल नहीं था, बुरा आदमी नहीं था वो. ये मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ कि वो बुरा आदमी नहीं था. वो इंसान था जो गालिबन 90% लोग होते हैं जो जो मौका ढूंढते हैं और छोड़ते नहीं है. एंड उसने किसी भी लम्हे झूठ नहीं बोला था. उस खातून से, महविश से किसी भी लम्हे झूठ नहीं बोला था. उसने बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, उसने बताया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और वो कर रहा था. मगर एंड मौके पे बीवी आ जाए और वो भी जिसका पैसा हो, तो फिर तो हर अक्लमंद आदमी यही करेगा. सर, शादीशुदा औरत को परसू किया और फिर उसे फंसा भी लिया इवेंचुअली, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बुरा इंसान नहीं था, लेकिन अच्छा इंसान भी नहीं था. अच्छा खैर, ये एक लंबी डिबेट हो जाती है और अब ड्रामा खत्म हो गया, एक बड़े जबरदस्त नोट पे खत्म हुआ, वेंट ऑन टू बिकम अ ब्लॉकबस्टर. यू वर अप्रिशिएटेड, द एंटायर कास्ट, एंटायर टीम वाज अप्रिशिएटेड. तो चलें, वो तो एक चैप्टर क्लोज हो गया. बट अभी फिलहाल जो चैप्टर खुला हुआ है, ये दिल मेरा, ये जब आया आपके पास कैरेक्टर, और एक अगेन चले, शहवार अगर इविल नहीं था तो मीर फारूक तो प्रॉपर एक इविल इंसान है, एक इविल कैरेक्टर है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आम अल्फाज में जो हम कहते हैं कि विलन, तो प्रॉपर बिल्कुल एक विलन है. तो कोई क्या थॉट प्रोसेस जब आपको ऑफर हुआ, आपने सोचा एक सेकंड के यार नहीं करता, छोड़ो यार, ऐसी इमेज खराब करने वाली बात है? अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं ड्रामा जब ही करता हूं जब मेरा दिल चाहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको मैं ओन करता हूं. ठीक है जी, मैं उसके ऊपर जाके कमेंट नहीं कर देता. कहाँ मेरा इशारा जा रहा है आप खुद ही समझ जाइएगा जी. ठीक है जी. ये मेरा ड्रामा है, अब वो अच्छा हो मेरे लिए या बुरा हो, ये मेरा है, मैं उसको ओन करूंगा. ये दिमाग में जरूर था मेरे, और एक मार्जिन मिल रहा है मुझे काम करने को. उसके अंदर आप सफेद दाढ़ी के साथ एक बाप बनकर आ जाएंगे और ऊपर से वो नेगेटिव भी हो, तो वो तो आपकी बिल्कुल मार्केटिंग, आपकी स्ट्रेटेजी के खिलाफ तो नहीं जा रहा है. Whereas that मैं अभी भी कुछ ऐसे रोल्स कर सकता हूँ जहां मुझे मिल सकते हैं पॉजिटिव रोल्स. मुझे ऑफर्स भी होती हैं ये चीजें, मगर मुझे वो काम नहीं करना जो मैं आमतौर पे सारी एक स्ट्रेट लाइन वाले किरदार नहीं करना चाहता. तो अब ऐसा इतने अरसे के बाद भी अगर मैं चैलेंजिंग रोल्स ना करूं, तो फिर बेकार है मेरा इतना अरसे से काम करना. तो मुझे वो चांसेस लेने पड़ेंगे. अच्छा, आपके करियर के इस स्टेज में भी
सच अ वास्ट बॉडी ऑफ वर्क, और इतना काम, इतने ड्रामे, हर तरह के कैरेक्टर्स किए। कभी आपको ये थॉट क्रॉस करती है कि अगर आपने बैक टू बैक 2 नेगेटिव रोल कर लिए और दोनों ही इतने मेजर हिट हो गए ड्रामे, तो टाइप कास्ट ना हो जाए कहीं? ये तो मेरे ऊपर डिसाइड करता है ना कि मैं आगे एक्सेप्ट करता हूँ ऐसे रोल्स के नहीं करता। मैंने ये कर लिया भाई, अब आगे कुछ और बताओ मुझको। तो एक जैसे काम करने का फायदा क्या हुआ? अच्छा देखिए, हुआ ये था कि जब मैं ये किरदार कर रहा था, ये दिल मेरा, ये मैंने पहले इसकी इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। मेरे पास तुम बाद में आया है। अगर इतना उम्दा स्क्रिप्ट ना होता मेरे पास, तो मैं मजबूर हो गया था कि मैं वो छोड़ नहीं सकता था। वो इतना खूबसूरत लिखा हुआ था कि मैं छोड़ नहीं पाया। तो बस मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये मैंने कर लिया, या तो इससे बड़ा नेगेटिव दिखा दो या बहुत ही पॉजिटिव दिखा दो। बट ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट्स भी आपको वैसे ही ऑफर होने शुरू हो जाएं कि यार कि अच्छा अब ये किया, अब आपको आजकल जो ऑफर हो रहे हैं रोल्स या कैरेक्टर्स, किस तरह के ऑफर हो रहे अच्छा, मजे की बात है कि मुझे ऐसे ऑफर नहीं हो रहे। हैं? मुझे अच्छा। थोड़ा, हाँ, मुझे थोड़ा पॉजिटिव ऑफर हो रहे, मगर वो मुझे समझ नहीं आ रहे। वो मुझे उसके अंदर वो फील नहीं आ रही। एक आपकी एक फील होती है ना, आप पढ़ते हैं, आपको पता लग जाता है कि यार इसमें जान है। हो सकता है वो गलत हो, मेरी जान, मेरी पहचान उसको स्क्रिप्ट को समझने में, मगर नहीं, मगर ऐसा जैसे ये दिल मेरा जब मैं कर रहा था, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि यार ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं फरस इश्तियाक का एक सीरियल कर चुका हूँ, मेरे हमदम मेरे दोस्त, और इंतहाई रोमांटिक रोल किया है वो मैंने, इंतहाई रोमांटिक। तो ये एक मेरे लिए उन्हीं का एक स्क्रिप्ट बिल्कुल ही बरक्स मुझे मिला, तो वो मुझे बड़ा चैलेंजिंग भी लगा, तो इस वजह से मैंने एक्सेप्ट किया था। अब जो मुझे रोल्स ऑफर हो रहे हैं सीधे साधे से हैं, कोई इसमें जान नजर नहीं आ रही, तो इसलिए मैं उसको वो करना नहीं चाह रहा मैं, अच्छा और नहीं करूंगा जब तक कोई मजेदार काम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये टॉकिंग अबाउट ये जो आपने मीर फारूक क्रिएट किया है कैरेक्टर, ठीक है, अगेन ऑन इट्स फेस ही डजंट लुक लाइक योर यूजुअल विलन। ठीक है, दाढ़ी शाड़ी है, मूछें हैं, लेकिन वो फिर हाँ, जॉर्ज क्लूनी टाइप है। ये भी जॉर्ज क्लूनी है हमारा एक और मीर फारूक। सूट्स पहने हुए हैं जबरदस्त। वो तो आपने पिछली बार भी मुझे बताया था कि आप यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर कैरेक्टर स्टाइलिंग एंड लुक। तो ये भी अमीर है, ठट रच के, सूट्स वूट्स प्रॉपर, वेरी गुड लुकिंग गाय, सुआव अगेन, कूल, सारा कुछ है। बट फ्रॉम द इनसाइड ये बिल्कुल ही मतलब आउट एंड आउट एक डार्क कैरेक्टर है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या खास चीज आपने सोची? बिल्कुल आपने वैसे ही प्ले किया जैसे लिखा हुआ था, या कोई आपके आपने खुद की भी कोई चीज इसमें इंक्लूड की? अच्छा देखिए, अब यूजली तो वही करता हूँ जो लिखा होता है। तो अगर मेरा इसमें जो इनपुट होगी वो मुश्किल से 1-2% होगी। मैं कहता हूँ, मैं बड़ा मानता हूँ अपने डायरेक्टर्स को, अपनी लिखाई को। तो मुझे ऐसा लगा कि एहसन तालिश ने बड़ी मेहनत करी इस किरदार को बनाने में, और मैं उतना ही इंटरेस्ट ले रहा था इस किरदार को बनाने में। उसने कहा कि भाई मुझे क्लीन शेव चाहिए होगा, जवानी वाला पार्ट। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बन जाता हूँ वो जैसा तुम चाह रहे हो। फिर उसने कहा यार मुझे, तो हमने पहले काली दाढ़ी की, उसके बाद हमने मूछें और फ्रेंच कट करके देखा, हमने एक छोटी मूछें बनाई, फिर जाके वो किरदार बना। तो और उसकी कपड़े क्या पहनेगा वो उधर, कैसा होगा, अ, पता नहीं लगना चाहिए लोगों को शुरू शुरू में कि उसके बात करने के अंदाज से, उसके मिलने के अंदाज से पता नहीं लगना चाहिए कि वो एक नेगेटिव किरदार है। तो वो सारी सोच को मद्देनजर रखते हुए एक हमने किरदार बनाया। तो आई गेस इसमें उसको बहुत क्रेडिट जाता है। हाँ, हम बैठते थे, हमने टोन डिसाइड किया कि क्या टोन होगा। मीर फारूक जमान, जैसे मैं उसके अंदर लिखा होता था कि मुझे ये बात कह रहा है, मुझे,
तो मैं कहता था यार ये ऐसा आदमी नहीं होगा जो मुझे कहेगा। ये अपने आप में इतना महव है कि हर दफा जब ये अपने आप को एड्रेस करेगा तो कहेगा मीर फारूक जमान के साथ तुम ये करोगे, मीर फारूक जमान। तो मीर फारूक जमान एक बहुत बड़ा आदमी है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसके साथ समझ लें कोई बात करे उसके साथ और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर हो वो। तो वो जब भी बात करता था तो मीर फारूक जमान, ये नहीं कहता था कि मुझे करना है ये, मीर फारूक जमान चाहता है कि ये काम करे। तो वो एक लहजा था उसके अंदर। फिर मेरी आवाज वैसी भारी है तो उसको भारीपन को थोड़ा सा जवानी और उसके बुढ़ापे में क्या टोन का डिफरेंस होगा, तो उसको और भारी करना था बुढ़ापे में। जवानी में थोड़ी हल्की थी, बुढ़ापे में और उसके अंदर एक रगडनेस आनी चाहिए थी। तो जिसको हम क्या कहते हैं, खला जानी चाहिए थी उसके अंदर। उसके बाद फिर वो जवानी में कैसे चल रहा है, बुढ़ापे में उसकी एक चाल का अंदाज दूसरा है, थोड़े से शोल्डर झुके हुए हैं अगर आप देखें। ओके, ऐसा भी नहीं है कि वो एक, बहुत से ऐसे होते हैं उम्र दराज लोग ऐसे होते हैं जो बड़े फिट होते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि आप बहुत फिट है, मैंने कहा मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो बड़े फिट होते हैं। तो बाज़ औक़ात मुझसे कभी कभी गलती हो जाती थी कि जब मैं उठता था तो एकदम उठ जाता था। मैंने कहा नहीं यार, अब थोड़ा सा इसके रिफ्लेक्सेस कमजोर होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो मैं उसको रुकता था, देखता था। अभी आने वाली किस्तों में आप सीन देखेंगे, ये अपनी बेटी के आगे बिल्कुल एक खिलौने की तरह है। बेटी के अंदर, यानी वो आपने बचपन में कहानियां सुनी थी ना कि जादूगर की जो जान थी वो तोते में थी जी। और वो हमेशा, तो इसकी जान इसकी बेटी में है। बेटी के आगे इम्प्रेशन ना खराब हो। उसकी जो एक साख है, ये बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है, बड़ा वैल्यूज को समझने वाला, देखने वाला, मगर उसकी जो नजरें हैं वो एक दूसरी किस्म की हैं। वो क्या चाहता है, कैसा होगा, वो एक दूसरा आदमी है बिल्कुल। तो वो सामने और उसका जो एक डुअल पर्सनालिटी है वो क्या है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैंने आपके साथ ये डिस्कस करनी है कि जो मीर फारूक का बाकी कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले मैंने एक और चीज आपको अगेन अप्रिशिएट भी करना है और क्रेडिट भी देना है, बिकॉज हम ये दिल मेरा में कंसिस्टेंसी के और कंटिन्यूटी के बड़े मसले देख रहे हैं। आहत के कैरेक्टर के साथ, सज्जल के कैरेक्टर के साथ भी होता है, बट आपके कैरेक्टर के साथ अभी तक मैंने एटलीस्ट कोई कंटिन्यूटी का मसला स्पॉट नहीं किया। और उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि आपने थ्रू आउट मीर फारूक का जो जो प्रेजेंट है उसमें दाढ़ी भी रखी हुई है, मूछे भी एक हिसाब से रखी हुई है और सफेद रखी हुई है थ्रू आउट। एंड देन फिर जवानी वाले जो आपके सीन है उसमें भी आपकी लुक एक कंसिस्टेंट लुक मेंटेन हो रही है। तो हाउ इंपॉर्टेंट जी इज जी। इट फॉर एन एक्टर himself or herself to be mindful of the fact कि यार कि कंटिन्यूटी भाई मेंटेन करनी बड़ी जरूरी है। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं साइड विद साइमल्टेनियसली, जैसे आप बता रहे हैं कि आप मेरे पास तुमो भी कर रहे थे। हाउ डिड यू मैनेज टू अचीव इस तरह की कंटिन्यूटी, यू नो, सो इम्पेकेबल? अच्छा देखिए, तो मैं कभी भी दो किरदार साथ नहीं करता। तो जब मेरे पास तुम आया था और मैं ये कर रहा था तो मैंने कहा भाई इसके अंदर मेरी एक कंटिन्यूटी मेंटेन है, मैं जब तक ये खत्म नहीं कर लूंगा तो मैं नहीं कर सकता वो किरदार। तो ये नदीम की बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने वो रुके मेरे लिए, और वो मुझे ये प्रोजेक्ट मैंने जब खत्म किया है तो फिर वो मैं करने के लिए गया हूँ। आप बीच में ये हुआ फिर मेरे साथ कि मैं खुद भी एक किताब मेंटेन करता हूँ अपनी कि यार ये मैंने पहना हुआ था। फिर मेरे साथ एक हमेशा से ये रहा है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो तस्वीर खींच के रख ली, ये कर लिया। मेरी कोशिश ये थी कि मेरा जो जवानी वाला जो वो एक साथ शूट हो। मैं बार बार दाढ़ी रख नहीं सकता और मुझे कोफ्त है कि मैं दोबारा दाढ़ी लगा के कोई काम करूं। तो मेरे डायरेक्टर ने मेरी हाँ इतनी जरूर सुनी कि उसने, मैंने ये कहा कि भाई पहले ये वाला पार्ट कर लो या ये वाला पार्ट कर लो, तो जो तुम पहले करना चाहते हो वो तुम डिसाइड कर लो, मैं नकली दाढ़ी नहीं लगवाऊंगा। और ठीक है, मेरी दाढ़ी सफेद जरूर है मगर उसको मेंटेन करना कि कितनी कहाँ से दाढ़ी सफेद और करनी है, कहाँ से मूछें ज्यादा सफेद करनी है, कहाँ से डार्क रहनी है, तो वो एक मेंटेन किया मैंने।
और वो अल्लाह के शुक्र से अभी तक कायम व दायम। आगे का मुझे नहीं पता कि कोई गलती ना हो जाए, मगर वो मैंने रखा उसको, कंटिन्यूटी को, ये बहुत जरूरी है किसी भी अदाकार के लिए। मैंने एहसन भाई से बात की तो उन्होंने यही कहा कि 4 स्पेल्स में शूट किया था उन्होंने ड्रामा, और 12 या 14 महीने लगे उनको कंप्लीट करने में। तो इसीलिए इट्स ऑल द मोर लाइक सरप्राइजिंग कि आप, क्योंकि आप तो साइमल्टेनियसली और भी इतना काम कर रहे थे, और किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि आपने नकली दाढ़ी या मूंछें लगाई, राइट? आपकी वो जेन्युइन है और आपने एक हिसाब के साथ उसको मेंटेन करके रखी है, रंग भी और साइज भी। बड़ी कमाल बात है। मगर एक जगह मैं फंस गया था, तो ये खत्म हो गया था। अब इनको मजीद सीन शूट करने थे और मैं, मेरे पास तुम की शूट में था। अब वो कर्ल मुझे नहीं है उसमें, अगर आपको याद है, तो वो मुझे बाल लगा के उसको कर्ल करना पड़ा, और उसको बहुत ही, मुझे कोई दो दो घंटे लगे उसको, उस कंटिन्यूटी को मैच करने में, कि यार ये बिल्कुल वैसी लगनी चाहिए, कोई पकड़े ना इसको। तो वो मेकअप आर्टिस्ट का भी कमाल था कि उसने उसको बकायदा वैसी कर्ल बनाए मुस्टैशेस के, क्योंकि मैं, जैसे आपको पता है कि 4 स्पेल में गया है, तो मेरे तो खत्म हो गए थे, वो होता रहा, मगर बीच में कहीं ये कुछ 2 सीन तो ये पड़े। मैं आपको याद ना, वो शादी वाला सीन, जब वो सजल की शादी हो रही है और मैं उसको रुखसत कर रहा हूँ, तो वो सीन में मेरी मूछें कर्ल नहीं है, क्योंकि वो दाढ़ी मैं मेंटेन वैसे ही कर रहा था, वो इत्तेफाक से मेंटेन हो गई वो दाढ़ी, वरना फिर बड़ा मसला हो जाता अगर दाढ़ी ना होती। सर फिर इसीलिए तो आप एक लेजेंडरी एक्टर है ना हमारे, इतनी बारीक बीनी के साथ अपने हर एक शॉट को और अपनी लुक को आप संभाल के रखते हैं सर। फिर मतलब कमाल तो है ना फिर आपका। ये आपकी जरा नवाजी है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे डायरेक्टर्स का कमाल है इसमें। सर टॉकिंग अबाउट योर टीम, डायरेक्टर की भी बात करते हैं, बट आप सज्जल के साथ आपका एक गहरा ताल्लुक है, आप लोगों ने पहले भी काम किया हुआ है, और इस ड्रामे में भी आपके ज्यादातर सीन सज्जल के साथ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट देन यू गॉट आहद एज वेल। यस। How is the experience of working with this young heartthrob couple who are brilliant performers as well? हाँ, वाकई। एक तो देखिए, आहद और सजल का कमाल ये है कि इनका होमवर्क बहुत जबरदस्त था, बहुत कमाल का इन्होंने काम किया, इन्होंने मेहनत बड़ी करी। आहद का जो एक्सेंट का एक बहुत बड़ा मसला है, तो वो बकायदा बैठता था उसकी तलफ़्फ़ुज़ के लिए, उस ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बीच में कभी गलती हो भी जाती थी, मगर यस, मेहनत बड़ी की दोनों ने। चल सजल यही है कमाल की अदाकारा, मगर आहद ने भी कोई मौका छोड़ा नहीं है बेहतरीन अदाकारी का। एहसन खुद एक बहुत अच्छे इंसान है, मतलब बड़े उन्होंने मेहनत की इस पूरे सीरियल में। हम बड़े टफ एनवायरनमेंट थी। बाज़ औक़ात वो होता ये था कि रात को वो, क्योंकि वो गैस वाले हीटर थे, रात में जी। वो बंद हो जाते थे। अब जो कमरे में गर्मी हो गई है बस वही रहेगी, उसके बाद वो हीटर नहीं चलेगा। तो वो फिर सुबह ही चलता था हीटर, क्योंकि गैस वाले थे वो, बिजली वाले नहीं थे। फिर हम बॉनफायर करते थे, रात को बैठते थे आपस में। मगर मेरे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो टॉलरेंस लेवल है वो बड़ा अच्छा है। मुझे इतनी ठंड या गर्मी नहीं लगती। तो तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता था। यू कैन नॉट टेक द फ़ोन। हाँ, तो ये सारा सिलसिला था। तो आई आई थिंक इट वाज़ फन, इट वाज़ फन। रात को बैठ के गाने गाना, अ, अंताक्षरी खेलना, अ, स्क्रिप्ट के ऊपर बात करना, खाने पकाना। मैं खाने बड़े बना रहा था उधर। अच्छा। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो एकदम मैं किचन को टेक ओवर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे होटलों के खाने नहीं समझ आते, माज़रत के साथ। और उधर मुर्गी गलाना भी बड़ा एक मसला होता था, क्योंकि ऊंचाई पे थे हम, शोग्रान में थे। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा ये दरिया बाग क्या चीज है भाई, ये कहाँ है यार, हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। गूगल करके देख लिया, ये तो इंडिया में है कहीं दरिया बाग, कश्मीर में। मैंने कहा भाई ये क्रिएटेड एक जगह बनाई थी, उसको ऐसी कोई जगह नहीं है, तो आप इतना ना परेशान हो, ये शोग्रान जाइए। आर्किडियन एक होटल है, बड़ा जबरदस्त रिजॉर्ट है। उधर खुर्रम साहब थे, तो वो भी, एक्चुअली खुर्रम साहब को देख के भी मैंने बड़ा सीखा।
क्योंकि जो उस होटल के मालिक थे उनमें मतलब किरदार वैसा उनका नहीं था, मगर उनके अंदर मुझे एक झलक नजर आती थी मीर फारूक जमान की, अच्छा। उनके बात करने का अंदाज सिर्फ। हाँ, तो वो भी एक बड़ा कैरेक्टर थे वो भी, तो उनसे मैंने बड़ा सीखा। तो मैंने कहा यार ये तो ऑटोमेटिकली देखे अल्लाह ताला मदद फरमा रहे मेरी। तो उनसे भी मुलाकात रही, बड़े मेहमान नवाज थे वो सब, सारा जो एक माहौल था बड़ा खूबसूरत था उधर। अच्छा, मीर फारूक का जो कैरेक्टर है, मुझे कुछ ज्यादा सवालात नहीं है कैरेक्टर को लेके, क्योंकि अभी तक जो कैरेक्टर की एवोल्यूशन हुई है और जिस तरह से प्लॉट के अंदर आपका कैरेक्टर है, इट मेक्स कंप्लीट सेंस जो जो एक्शन उसने लिए हैं। सिवाय ये कि आखिरी अभी जो चंद एपिसोड्स पहले जो एना को वो लेने गया है, तो व्हाई डिडंट ही टेक एना विद हिम फोर्सफुली आल्सो? ये बात मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई थी कि अमान इज डेंजरस, और जितना वो एना से प्यार करता है, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि वो एना को बेशक जबरदस्ती ले जाता उस वक्त, बिकॉज उसको अपनी बेटी से ज्यादा तो किसी और चीज की फिक्र नहीं है। उसने क्यों रहने अच्छा दिया सवाल उठाया, मगर अगर एक डेंजरस इंसान के पास क्यों रहने दिया उसने एना? देखिए उस वक्त तक उसको इल्म नहीं हुआ था वो कितना डेंजरस इंसान है, ठीक है जी। उसको सिर्फ पता लगा है, शक हुआ है, उसको लेने के लिए आया है, मगर वो जैसे मैंने बताया था कि अपनी बेटी के आगे वो बिल्कुल मोम है, कुछ भी नहीं, वो मीर फारूक नहीं है, वो मोम की गुड़िया है उसके आगे। तो जब ऐना ने जो सवाल जो, अब आप अंदाजा ये कीजिए कि उसने मीर फारूक जैसे आदमी ने एक अनजाने आदमी के साथ शादी कर दी क्योंकि उसकी बेटी को पसंद था, तो उसके अच्छा, आगे कुछ सॉरी नहीं बोलता सॉरी, ये एक वो और पॉइंट है, मजबूर है। ये एक और पॉइंट है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बट इट्स रेलेवेंट। हर बंदे ने, बहुत सारे लोगों ने बात की कि यार मीर फारूक इतना श्रूड इंसान है, इतना ये क्लेवर है, बॉर्डर लाइन जीनियस क्रिमिनल है, तो इसने अमान के ऊपर रिसर्च क्यों नहीं की? और इसने कैसे हर एक चीज के बारे में इतना पर्टिकुलर है, और इसने शादी करा दी अपनी अपनी जान की, जो आप कह रहे हैं जिस तोते में उसकी जान है, क्यों? जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, तो मुंह के बल कहता है, बस कहीं ना कहीं तो किसी इंसान से हमेशा आप ये देखिएगा, बेवकूफ आदमी से अगर गलती हो जाए तो उसको कोई नहीं कुछ कहता, वो बेवकूफ होता है। मगर जब चालाक आदमी से, शातिर आदमी से कोई बेवकूफी हो जाए तो वो उसकी बदकिस्मती होती है। आई थिंक आंखों पे पर्दा आना, कभी सुना आपने ये लफ्ज? जी जी। तो बस ये हो गया था उसके साथ उस वक्त। बस उसने ट्रस्ट कर लिया, उसने मान लिया कि ये अच्छा होगा। गलतियां हो जाती है, ऐसा नहीं है, उसने सोचा भी था कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, मैं देखूंगा कौन है। उसका एक बचपन का दोस्त अगर वो उसकी गवाही दे रहा है तो वो मान गया, उसके अपने दोस्त की बात मान गया, जो उसका बड़ा करीबी दोस्त है, मैं ये समझूंगा जो कि फरहान बेटी के ने प्यार किरदार अदा में, किया। बेटी के प्यार में अंधा होके उसने ये किया, बिकॉज जितना वो तेज है, मेरा नहीं बिल्कुल, ख्याल कि वो मान जाएगा किसी भी रिसर्च ना करे अपने एंड पे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए वो बेटी के प्यार में, जो भी चीज था वो अपनी बेटी के आगे बिल्कुल फारिग इंसान, कुछ नहीं कर सकता वो। तो यही वाली बात थी, और कुछ नहीं। अगर और आप शुरू की एपिसोड्स में देखें, शुरू की एपिसोड्स में देखें जब वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता था तो बड़ा सोच समझ के जाता था कि कोई ऐसी बात ना कर ले बेटी को, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा, कोई ऐसी बात। तो वो एक में भी है, डर भी रहा है, एक खतरनाक आदमी भी है, कहीं ना कहीं तो गलती करेगा ना। देखिए मुजरिम कहीं ना कहीं अपना सुराग छोड़ जाता है कि कहीं ना कहीं उससे गलती हो गई है। अच्छा, एक गलती तो ये हुई, एक गलती ये भी पॉपुलर ओपिनियन है कि यार इतना बड़ा क्रिमिनल माइंड है, तो इसने अमान को बच कैसे जाने दिया जब इसने पूरी फैमिली को मारा है, और इसको ये नहीं पता लगा कि एक छोटा लड़का यार निकल गया उसके हाथ से। हाँ, अब देखिए ऐसे तो बहुत से लोगों ने बड़ी एक एतराजात उठाए कि अमान, अब ये देखे ना, कहीं कहीं ना गलत, कहीं तो अपना सुराग छोड़ता है ना वो। मैं वही बात कह रहा हूँ, और आपने देखे ये मेरी मुंह की बात छीन ली, गलती कर गया, दो उसने बार कर लेना, रीचेक फिर करना इतना बड़ा चाहिए था। क्रिमिनल माइंड तो ना हुआ ना। एक बार तो चले उसने वो बचपन में जब अमान को छोड़ दिया,
एक गलती वो कर दी, फिर जब अमान वापस आया और फिर उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी, जिसके बकौल आप खुद कह रहे हैं कि वो तोता है जिसमें उसकी जान है, तो फिर ये तो डबल डबल गलतियां कर दी और 2 मेजर गलतियां कर दी उसने। तो तीसरी गलती तो एक और भी है, तीसरी गलती तो बहुत ही बड़ी है जो आप कोई इस पे जिक्र नहीं करता, जो मुझसे मेरे बच्चों ने मुझसे ये बात की कि एक इतना यंग लड़का जो 20s में है, इतने बड़े टाइकून का मालिक कैसे हो सकता है वो? तो भाई वो लग नहीं रहा, उसकी वो जस्टिफाई नहीं कर रहा कि इतनी बड़ी उसका जो अपीयरेंस है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा उसके बिजनेस को। मैं कहा बेटा ये टेक इट एज अ ड्रामा क्वेश्चन, तो यहाँ भी ड्रामा क्वेश्चन दे दे मुझे। ठीक है, इन 2 चीजों पे दे दिया। तीसरा एक और जो बड़ा रेलेवेंट, सॉरी आपकी वीडियो गायब हो गई, ओके यू बैक नाउ। जी जी एक और बड़ा रेलेवेंट जो मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इट्स अप टू यू, आप जवाब दें या ना दें, या शायद अगले एपिसोड में ये बिग रिवील हो, बट क्या मीर फारूक ने एना की मेमोरीज को सप्रेस करने के लिए मेडिकेशन का सहारा लिया है? क्योंकि जो थेरेपिस्ट भी है उसने भी बड़ा बड़ा लिखा लायर एक जगह पे, और इस पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एना जब उठती है अपने ख्वाब से तो उसको आगा जान की बातें याद आती हैं, और आगा जान उसको कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं बेटा, वो तो तुमने ख्वाब देखा था, मामा तो बिल्कुल ठीक है, कोई ट्रेन स्टेशन नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो सिर्फ बातों से ही ये एना की मेमोरी को सप्रेस किया, या कोई दवाइयों का भी सहारा लिया है? क्योंकि दैट विल मेक हिम रियली इविल। नहीं, ऐसा नहीं किया है, इतना जालिम नहीं है वो, इतना जालिम नहीं है। ही इज एक्चुअली वेरी कंसर्न अबाउट डॉटर्स हेल्थ, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि तुमने कोई ख्वाब देखा है, ये मैंने कोई परसों वॉइस ओवर दे के करवाया है, तो इसका मतलब अभी भी एडिट चल रहे हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो वो मेरे पास अभी आया था जुमला, मैं ये क्यों कर रहे हैं, हम तो हो चुका है, कहते नहीं ये जरूरी है कहलवाना। आपने एक और वॉइस ओवर अभी भेजा जो मैंने स्पॉट किया है, जब आप अली बख्श से बात कर रहे हैं कि तुमने देखा तो था ना कि चारों सारे मर गए थे, तो अली बख्श आगे से कहता है जी साहब सारे सब के सब मर गए। ये भी आपने अभी किया वॉइस ओवर, एम आई राइट? यस यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सप्रेस नजर आई होगी आपको वॉइस जी सुनाई दी, में। यस वो आवाज बिल्कुल सप्रेस थी आप। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक उस पे हमने मगर इतना शोर मचाया कि ये हो कैसे गया, कि कैसे जाने दिया, तो आपने फिर इनकॉर्पोरेट सबने कहा कि यार इसको कर ही देते हैं फिर इस बात को। मगर मैं इधर एक और चीज एक उजागर करना चाहता हूँ। वो जो सीन था जिसमें मैं बात कर रहा हूँ अली बख्श से, और मैं उसको कह रहा हूँ कि मेरी आंखें आगे भी हैं, 2 पीछे भी हैं, तो कुछ लिखाई उसमें मेरी भी है कि मैंने उसमें थोड़ा सा एडलिब किया है। ये उस सीन को हम सब ने मिलकर बनाया था, मगर जितना वो सीन बड़ा नहीं हो सकता, इतना विशेष नहीं हो सकता था अगर मीरा सेठी उसमें किरदार अदाकारी अच्छी ना करती, या मैं अच्छा ना करता, ना अली बख्श ना करता। आई थिंक हम सब ने बहुत, मुझको छोड़कर सबने बड़ा कमाल किया उसके अंदर। अरे एंड आपने भी बड़ा कमाल ऑल किया, क्रेडिट ऐसी टू, बात नहीं है। आपने भी जिस तरह से आपने नहीं मीरा नहीं नहीं, के कैरेक्टर को पकड़ा है, यहाँ से मैं आपसे फोन पे भी जब बात कर रहा था, आपने यू एक्शन रिएक्शन हाँ दोनों का वो सुपर्ब। आपने जो एक्शन किया है, उन्होंने हाँ, जो रिएक्शन दिया, फिर उन्होंने जो रिएक्शन दिया उस पे आपका रिएक्शन, इट्स वन ऑफ माय पर्सनली माय फेवरेट सीन्स ऑफ द एंटायर ड्रामा, वाज देखिए वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। देखिए मैं जब तक दूसरा आपका जो किरदार अलाउ नहीं करेगा आपको, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मीरा मुझे पता नहीं है कि मैं आगे सीन में क्या करूंगा, मेरी मूवमेंट्स क्या होंगी, सो प्लीज अलाउ मी टू डू व्हाट आई वांट टू डू, टेक इट एज अ सीन, ओके, एंड व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड जस्ट डू दैट। तो यही बात मैंने एसन से भी की। एसन, मैं ये सीन तो करने जा रहा हूँ, मगर मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, बी रेडी फॉर अब्रप्ट एक्शंस व्हाटएवर आई विल डू। और यही उसने भी उसको सेकंड किया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं उसका मुंह पकड़ूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली होता जा रहा था मेरे साथ। और जैसे ही मैं कर रहा था उसने मुझे,
मीरा माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी लड़की है तो दुबली पतली सी, मगर बड़ी फिट है। जिस तरीके से उसने मुझे चेस्ट पे मारा है ना, तो मेरी तो खांसी निकल आई थी। इतनी जोर से उसने मुझे धक्का दिया था चेस्ट पे मार के। मैं कहा ओ भाई ये तो फुल मोड ऑन है इसका, एक्टिंग मोड। तो बड़ा उसने भी कमाल किया है, बहुत कमाल किया है। एंड आई थिंक मेरे किरदार में जो सबसे ज्यादा साथ रहा है ना, वो पारस रहा है। ट्रू। और पारस मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री की बहुत ही जबरदस्त फाइंड है। कमाल एक्टर है, कमाल का अदाकार है वो। जबकि उसके साथ उसके इतने डायलॉग्स नहीं है, मगर उसके एक्सप्रेशंस, उसके बात करने का तरीका, उसको समझना, और उसने भी बड़ा कमाल किया है इस पूरे। तो आई थिंक पूरी टीम इसका क्रेडिट ले तो ज्यादा बेहतर होगा। वेरी जेनरस ऑफ यू। ये वुड इट बी रॉन्ग टू अज्यूम कि ये आपका फेवरेट सीन है पूरे ड्रामे में, या कोई और फेवरेट सीन है आपका? एक सीन और आएगा, एक सीन और आएगा जो आप लोगों को चौंका देगा, और मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत खतरनाक सीन है, बहुत खतरनाक सीन है। और अल्लाह करे भी इज्जत रह जाए। और सजल ने कमाल किया है सजल ने, मैं आपको बता रहा हूँ। अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने ये भी देखा कि अब मीर फारूक और अमान की फाइनली इंटरेक्शन होने वाली है और अमान उसको बताने लगा है। तो अगले एपिसोड को देखने का बिल्कुल, इंतजार तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब लोग, पीपल आर वेरी एक्साइटेड। उसमें भी कोई फायरवर्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? मगर बिल्कुल बिल्कुल है उसके अंदर, आपको समझ आ जाएगा उसके अंदर। आप देखेंगे आपको खुद ही नजर आ जाएगा उसके अंदर क्या फायरवर्क है, क्या होने जा रहा है। शेर का सवा शेर कौन है? तो जाहिर सी बात है वो सीरियल का हीरो है, मगर थोड़ा सा उसके अंदर भी एक डुअल पर्सनालिटी आपको नजर आ रही होगी उसकी। ऑफ कोर्स एक डिस्टर्ब चाइल्ड रहा है वो, तो वो नजर आ रहा होगा आपको उसके अंदर। तो मुझे उसको हीरो कहलाते हुए मुझे कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि वो भी उतना ही नेगेटिव नजर आ रहा है जितना है, और वो बदला ले रहा है। तो वो अपने बाप का बदला ले रहा है, मैं अपनी मोहब्बतों का बदला ले रहा हूँ। अच्छा, जिस हिसाब से अब स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, फाइनल एपिसोड्स की तरफ हम जा रहे हैं। एहसन भाई ने कहा कि 5-6 एपिसोड्स खाली रह गए हैं, और तो फिनाले में क्या हम कोई ट्रेजेडी एक्सपेक्ट करें? उन्होंने तो ये कहा कि भाई कि इसका बड़ा एक मेजर्ड किस्म का एंड होगा, हर किसी का फेयरली ट्रीट हम करेंगे। तो कुछ लोगों को शायद पसंद आए, कुछ लोगों को शायद हो सकता है ना भी पसंद आए एंडिंग। नहीं, मुझे लगता है पसंद आएगा लोगों को एंड, लोगों को पसंद आएगा एंड इसका, क्योंकि बस इतनी हिंट देना काफी है मेरे लिए। ठीक हो गया। इतनी इतनी हिंट हमें भी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर एंजॉयिंग इट सो मच। I wouldn't want to ruin it for हाँ, myself or for any of the people who are watching it. I think you've done again a phenomenal job. It's such a treat to watch you on screen all the time, but especially as Mir Farooq, I think you've done it again. एंड ट्रस्ट मी, जिस किस्म की मुझे प्रेजिंग मिलती है दुनिया भर से, स्पेशली हमारे पड़ोस मुल्क से, मुझे अंदाजा नहीं है कि हमारे ड्रामे दिन ब दिन इतने मशहूर होते जा रहे हैं कि अपने ड्रामों की वजह से हम लोग भी मशहूर होते जा रहे हैं। और अब हमारी सिर्फ पहुंच सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, बल्कि इस हमारे चैनल्स की वजह से, हमारे राइटर्स की वजह से, डायरेक्टर्स की वजह से हम दुनिया भर पहचाने जा रहे हैं। ये बड़ी बात है। मगर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे पास गिने हुए कुछ राइटर्स रह गए हैं, गिने हुए कुछ डायरेक्टर्स रह गए हैं। हम बड़ा लैक कर रहे हैं इस वक्त। ये एक अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये आई थिंक हम अपनी ड्रामे की पीक पे पहुंच चुके हैं। अब हमें इसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, हमें नई कहानियां ढूंढनी पड़ेंगी, हमें नए सब्जेक्ट्स निकालने पड़ेंगे, हमें मामूल की जिंदगी, जो मामूल के जो ड्रामे बन रहे हैं, जो एक भेड़ चाल चली हुई है, उससे निकलना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये दिल मेरा, बेलापुर की डाइन, चीख,
इस किस्म के ड्रामे अब बन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। निकले सास बहू के झगड़ों से, निकले दो शादियां, मोहब्बतें, कुछ नई स्टोरीज आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अलमिया हो जाएगा, ये बहुत बड़ा खला आ जाएगा अगर हमने इसको अभी से नहीं पुर किया। और स्पेशली इस क्वारंटीन में तो और तबाहियां हो गई हैं ड्रामों की, और तबाहियां हो गई हैं एक्टर्स की, तो ये बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो आई थिंक हमें नई कहानियां, हमें हॉरर्स भी करने पड़ेंगे, हमें थ्रिलर्स भी करने पड़ेंगे, हमें एक्शन भी करने पड़ेंगे। मतलब मुझे याद है धुआं हमने देखा, मैं सॉरी मैं आपके सब्जेक्ट से बिल्कुल दूसरी तरफ निकल नहीं गया नहीं हूँ, सर, सॉरी, प्लीज गो मगर ये ऑन, बताना प्लीज गो बहुत ऑन, जरूरी था। प्लीज गो ऑन, दिस इज अ हाँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट आल्सो, सो प्लीज प्लीज गो ऑन। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे मुझे याद है, अगर हम अगर उस जमाने में हम धुआं बना सकते हैं, तो अब क्यों नहीं बना सकते वैसे ड्रामे? मतलब आजकल की जो हालात हैं, इन पे क्यों नहीं ड्रामे बन सकते? नई चीज हमने, याद है आपको जब अफगानिस्तान की जब लड़ाई हुई थी, तो एक ड्रामा बनाया था पनाह, रशा और जिसमें उज़मा गिलानी थी, शायद आपको याद भी ना हो उसका, आप पैदा हुए होंगे उस वक्त। जी शायद, तो एक जी। हमने बनाया था, उज़मा गिलानी थी उसके अंदर, ठीक है ना? तो ये हमने उस चीज को भी नोट किया। तो ऐसे ड्रामे बनने चाहिए, वी हैव टू मेक लिटिल डिफरेंट। आप देखें, आप तुर्की को देख लें यार, हमारे पीटीवी के दौर में यार हिस्टोरिकल प्लेस बनते थे, ताबीर हो गया, शाहीन हो गया, तारिक बिन ज़ियाद हो गया, तो ये टीपू सुल्तान हो गया। तो ये जब ड्रामे पीटीवी बना सकता है, तो वही बाकी लोग को भी बनाना चाहिए। एक्सेप्टेंस, और इसमें कसूर हमारा नहीं है, लिखने वालों का नहीं है, बनाने वालों का नहीं है, देखने वालों का। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। क्योंकि जो आप देखते हैं, हमें मजबूरन वही करना पड़ता है, क्योंकि इन ड्रामों की रेटिंग के साथ चैनल्स जुड़े हुए हैं। चैनल्स वही चाहेंगे जिसकी रेटिंग आ रही होगी। अब वो दौर नहीं रहा जो पीटीवी का दौर था, जिसको हमें तो शायद टीआरपी का मुखफ़्फ़फ भी नहीं पता था कि होता क्या है ये। हमने कभी लफ्ज़ भी नहीं सुना होगा पीटीवी के दौर में। मगर अब ये एक है, अब ये चीज़ है, लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं, ड्रामे की तरीके से करते हैं। तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हमें अपने व्यूअर्स को बताना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। देखें, आप जब तक नहीं चाहेंगे, तब्दीली नहीं आ सकती। लीजिए, सर मैं यहाँ इमरान बन गया। Sir, I'm so happy and grateful to you for saying all of this because this is a topic that's really close to my heart. और मैं, अब हम ड्रामों के रिव्यूज करते हैं अपने YouTube चैनल पे, हम यही बात करते हैं बार बार कि क्यों ऐसा नहीं होता कि हम भी वैसे ड्रामे बनाएं जैसे ये दिल मेरा अगेन, सच अ रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट, सच अ फ्रेश कॉन्सेप्ट, एक ग्रेट एडिशन, लोगों को पसंद भी आया। तो it's so good कि a big star like you is willing to take that risk and take those chances कि यार के you want to do a ये दिल मेरा, and because you're also in ये दिल मेरा, उसकी एक प्रोजेक्ट की वैल्यू भी बढ़ जाती है कि ऑफ कोर्स एक बड़े बड़े अदाकार हैं, तो आपकी ऑडियंस का एक पुल है, तो लोग वो देखते भी हैं वो ड्रामा। अच्छा, मुझे नहीं लगता ड्रामा अच्छा होगा लोग देखेंगे। अदाकारों की वजह से शायद एक दफा देख लेंगे, दूसरा दफा भी देख लेंगे, दूसरी 2 एपिसोड भी देख लेंगे, मगर अगर ड्रामा अच्छा नहीं है तो शायद फिर नहीं सर देखेंगे, बिलीव मी, चाहे वो। सर बिलीव मी, सर मैं बिलीव मी, हम हमारा हमें जिस तरह के कमेंट्स आते हैं ऑडियंसेस से, लोग अपने फेवरेट एक्टर्स की वजह से 26-26 एपिसोड देख जाते हैं और फिर एंड में कंप्लेन करते हैं कि यार हम ये क्यों देख रहे हैं, बट हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारा फेवरेट एक्टर है उसका। सर बिलीव मी, आई पर्सनली नो ऑफ पीपल हु डूइंग दैट। So it matters a lot for actors to associate or affiliate with the right kind of projects, and but right of course is subjective again, but जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा हट के थोड़े नए कॉन्सेप्ट्स के साथ बड़ा जरूरी है, और अगर आप जैसे बड़े स्टार्स वो करेंगे तो आई थिंक वो बड़ी एक अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए। नहीं, देखिए, मैंने मैंने कोशिश की, मैंने अपनी सीरियल एंटरटेनमेंट के बदौलत मैंने कोशिश की, मैंने माइनॉरिटीज पे ड्रामे बनाए, क्योंकि मैंने देखा था यार, पारसियों पे ड्रामे बनते थे, क्रिश्चियंस के ऊपर ड्रामे बनते थे। मैंने हिंदू कहानी लेकर मैंने एक ड्रामा बनाया, सीता बागड़ी, चल गया, देख लिया, चला गया।
फिर मैंने एक नोवेला लिया अमृता प्रीतम का, जिसको कुकी कहते थे, जिसको पिंजर की कहानी को अडेप्ट करके मैंने बनाया, और वो पीरियड प्ले बनाया, और बड़ी मेहनत की मैंने। हसन, यू कैन नॉट बिलीव इट, मैंने 39 आउटडोर लोकेशंस पे काम किया उस पे, तपती धूप में लाहौर की, खेतों में जाके घोड़ा दौड़ाना सीखा, चलाना सीखा, सब चीजें की, मगर एक्सेप्टेंस नहीं आती पीरियड्स प्ले की, कुछ भी कर लें आप। अब आंगन बना, ये खूबसूरत सीरीज, मगर फिर भी लोगों ने नहीं देखा, तो कैसे लेकर आए लोगों को, क्या करें? उसमें भी तो अदनान सिद्दीकी था, किसी ने नहीं देखा। सर, समथिंग अबाउट दम मस्तम, आपकी फिल्म काफी हद तक शूट हो गई हुई थी, लास्ट स्पेल चल रहा था, व्हाट्स द अपडेट ऑन दैट? तो दम मस्तम का ये है कि मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 सीन रह गए। ओह अच्छा। हमारी फिल्म तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 3 सीन रह गए, और बड़ी मेहनत की हमने। आप, मुझे नहीं पता, मैं दावा भी नहीं कर रहा, मगर मेरा हमेशा से शौक, आई एम inclined towards music. I have creative expressions over some musical instruments as well. तो गाने बड़े अच्छे बने हमारी फिल्म के, आपको मजा आएगा गाने सुन के, और तकरीबन बाकायदा गाने तो कुछ 4-5 हैं, मगर छोटे छोटे गाने मिलाकर कोई 12-13 गाने हैं इसके अंदर। फिल्म के अंदर आपको एक गाना ऐसा मिलेगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी ऐसी जितनी भी फिल्में आई हैं, चारों सूबों में कोई गाना नहीं शूट हुआ होगा, हमने एक गाना चारों सूबों में शूट किया है, यहाँ तक कि कश्मीर में भी जाके शूट किया है। जबरदस्त। हमने गवादर में उसको शूट किया, हमने गवादर में शूट किया, हमने उसको सिंध में शूट किया, हमने उसको कश्मीर में शूट किया। तो तकरीबन एक गाने पे हम बाकायदा ट्रैवल करके गए हैं, तो उस पर बड़ा खर्चा हुआ है उस गाने पर। फिर कहानी का जो बुनत है, अमर खान ने कमाल कहानी लिखी है, ये तो व्यूअर्स ही बताएंगे कि कैसी लगेगी वो कहानी। मैं इसको कोई जॉनरा नहीं कहूंगा इस मूवी का, ये बाकायदा एक मसाला फिल्म है। इसके अंदर आपको ट्रेजेडी भी मिलेगी, इसके अंदर आपको कॉमेडी भी मिलेगी, इसके अंदर आपको सस्पेंस भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, म्यूजिक भी मिलेगा, और फिर एहतशाम जैसा बारीकियों को देखने वाला डायरेक्टर भी मिलेगा। तो मेहनत तो हमने बहुत की है। You've got Imran Ashraf as well as your lead actor. इमरान अशरफ ने कमाल कर दिया इस फिल्म में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी फिल्म है, ही इज नॉट अ डांसर, मगर वो भाई इतना मेहनती अदाकार है कि वो डांस भी उसने किया है, और खूब किया उसने डांस, आपको मजा आएगा। इसके अंदर एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, 5 म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं इसके अंदर। आपको टच मिलेगा उसका, फ्लेवर, शिराज उपल का भी फ्लेवर मिलेगा, आपको अरशद शानी का भी फ्लेवर मिलेगा, आपको अजान का भी फ्लेवर मिलेगा, आपको नवीद नशाद का भी फ्लेवर मिलेगा, और फिर एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, जिसने दुनिया में तो कमाल कर दिया है। मतलब इंडिया में उसने अपना लोहा मनवा लिया, उसने नेहा कक्कड़ के साथ गाने गा लिए, मगर समा उसको पाकिस्तान में वो रिकग्निशन नहीं मिल रही थी, और बड़े उसने गाने, और मिलियंस में उसके गानों की हिट्स गई हैं। अभी उसने एक नया गाना किया है उसके साथ, मोमना मुस्तहसन के साथ, बिलाल सईद, वो उसने म्यूजिक किया है इसके अंदर, उसने गाने लिखे भी हैं, तो वो भी आपको बड़ा मजा आएगा आप देखेंगे तो। सर, असल सवाल तो ये है कि हमें देखने को कब मिलेगी जो हालात हैं और जो सिचुएशन है, लॉकडाउन और क्वारंटीन और कोरोना। अब देखिए, फोर्स मेजोर के आगे तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, तो अब मुझे ये दिसंबर तक हालात बेहतर हो जाए, मगर मुझे तो अगले साल तक के हालात भी नहीं सही लग रहे फिल्मों के, और ये बहुत ही एक खतरनाक बात है सिनेमा के लिए। अब क्या करें, इसको ऑनलाइन करते हैं तो भाई हमारी रिकवरी कैसे होती है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। और देखेंगे कितने लोग, ये भी नहीं पता लग रहा। हम क्या नेटफ्लिक्स को देते हैं तो क्या वो रीरन पे चलाएगा इसको कि ओरिजिनल पे चलाएगा? अगर मैं अमेज़न को देता हूँ, वो
रीरन पे चलाएगा या ओरिजिनल पे चलाएगा, एक्सेप्ट भी करता है कि नहीं करता है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अमेजोन की बात करता हूँ या मैं नेटफ्लिक्स की बात करता हूँ, हमारा रीजन ही पाकिस्तान नहीं है। अब मैं क्या करूँ उसके अंदर? तो अब रीजन भारत में जाके बैठ गया है, तो हर चीज पहले भारत से अप्रूव करवाओ फिर चलवाओ। ये मुझे नहीं करना भाई, मेरी ओरिजिनल चीज है, मुझे नहीं क्या पता कि यार वो मुझे मेरे काम को पसंद करते हैं या नहीं करते। तो बड़ा एक बहुत बड़ा अलमिया है ये, बहुत बड़ा अलमिया है। तो आप सोच रहे और हैं ये सोच का सारे मकाम है ऑप्शंस आगे होने क्या जा रहा ऑप्शंस है। ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, या अभी आपने इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं गौर किया? नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं सारे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे हर चीज देखनी पड़ेगी। मगर देखें, एज अ प्रोड्यूसर मेरी ख्वाहिश है कि ये सिल्वर स्क्रीन पे चले फिल्म। और अब क्या करें, मेरी एक वाहिद मेरी फिल्म तो नहीं है, सबकी सबकी फिल्म रुक गई है। और ये बड़ा सोच समझ के रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ऊंट किस करवट बैठ रहा है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड किया जाएगा। सर ख्वाहिश तो हमारी भी है कि हम बड़ी स्क्रीन पे देखें इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि ये खत्म हो जल्द से जल्द कोरोना की वबा, और लॉकडाउन खुले और हम हमारे सिनेमाज में हम फिर जाके देख सकें। सर जाते जाते, ये आप जीतो पाकिस्तान लीग चल रही है, उसमें भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि यू आर वन ऑफ दो सेलिब्रिटीज, आप आए अमेरिका से, आपने 14 दिन आपको सेल्फ क्वारंटीन किया, टेस्ट किया, और फिर आपने बारहा ये मैसेजेस भी अपने ऑडियंसेस को भी दिए, फॉलोअर्स फैन सबको दिए कि स्टे एट होम, स्टे सेफ। but now you're part of a game show and there are, like, a lot of people involved in that show, and that doesn't, like, show a positive image उस तरह से जो एक मैसेज आप लेके आ रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए आप वो देख रहे हैं जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, और मेरे ख्याल में ये आप बात समझाने में ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि जब हम देखते हैं ना स्क्रीन पे कोई चीज, वो गालिबन आपको बड़ा करीब करीब नजर आ रहा होता है, मगर जब आप लाइव उसी जगह पे हो तो आपको अंदाजा होगा कि अरे यार ये तो इतनी दूर खड़े हुए हैं, ये तो इतनी करीब नहीं है। तो वो कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं कैमरा के कि आपको ये लग रहा होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। जब मैं यहाँ से जाता हूँ घर से तो ये ग्लव्स पहन रहा होता हूँ मैं, जो आपके सामने मैंने उतारे, जब जी आपने जी। देखा भी होगा। और उधर मैं उतार देता हूँ, जाहिर सी बात है एक शो में जा रहा हूँ, मैं मास्क पहना हुआ होता हूँ। फिर उन्होंने बाकायदा उन्होंने जितने भी जो प्रिकॉशनरी स्टूडियोज में है, हम जब उतरते हैं गाड़ी थर्मल चेक होता है जिसमें हमारा टेम्परेचर देखा जाता है। उसके बाद मैं एक इलाके से गुजरता हूँ जहाँ पूरा स्प्रिंकल लगे हुए हैं, वो छिड़काव होता है हम पर। फिर मैं अंदर जाता हूँ और मैं एक कमरे में जाके बैठ जाता हूँ, और जो मेरे मुखालिफ जो भी होंगे, जैसे शाइस्ता आज थी, वो तकरीबन मुझसे कोई 10 फीट या 8 फीट दूर बैठी हुई होती है। फिर उसके बाद जब हम जाते हैं, फिर अंदर स्टूडियोज में जाने से पहले भी फिर हमारे स्प्रे होता है, हमारे हाथ पे सैनिटाइज किया जाता है। फिर मैं जाके वो मास्क उतार के अपने पास रखता हूँ। जब मैं माइक पकड़ता हूँ अपने हाथ में तो उसको मैं पहले सैनिटाइज करता हूँ, फिर मैं उसको पकड़ के फिर बात कर रहा होता हूँ। मैं करीब नहीं खड़ा होता, वो नजर जरूर आ रहा होगा कि आपको मैं बहुत करीब हूँ, मैं बहुत दूर होता हूँ। बट सर तो सवाल ये पैदा होता है कि वाज सोशल इट देखिए, सवाल ये पैदा होता है, इज इट वर्थ इट? इतनी सारी एफर्ट भी करनी पड़ रही है, इतने ज्यादा यू नो सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने पड़ रहे हैं, सब कुछ करने पड़ रहे हैं, तो इज इट रियली वर्थ इट? क्या देखें ऐसा हो नहीं सकता था कि हसन हम हसन इसको पोस्टपोन हसन कर एक देते या ना करते? हसन देखें, एक बात आपको बड़ी समझनी पड़ेगी। आप पोस्टपोन करने को तो कह दें, मेरा और आपका तो गुजारा चल जाएगा, मगर उधर बड़े बहुत से लोग हैं ऐसे जो डेली वेजेस वाले हैं। तो उधर बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं। अभी अभी कोई मैंने सुना है कि कोई वर्चुअल फैशन शो भी होने लगा है, जिससे जी बहुत से लोगों का फायदा होगा। तो सर अब हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि हम अपने घरों में बैठ के आवाम को $1000 या $1600 देते रहे। हमारे तो इतने रिजर्व्स भी नहीं होंगे जितना उन्होंने दे दिया है। वो अमीर मुल्क है, हमें एजुकेट करना पड़ेगा यार। आप अपने कामों पे जाएं, बिल्कुल जाएं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, किसी चीज को छुए ना,
अब ये नया दौर आएगा कि जब मैं हसन और आप मेरे ये वो भी दौर था कि आप मेरे घर पे आके मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, आज आप ऐसे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज को बुरा नहीं मानूंगा मैं, ना आप इस चीज को बुरा मानेंगे। मैं आपको अपने घर चाय पे नहीं बुलाऊंगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। तो मैं आपकी दावतों में नहीं आऊंगा, ना आप दावत कोई करेंगे। तो ये अब एक नया आ गया है, ये कुछ अरसे तक ऐसे ही चलेगा और अल्लाह करे कि जल्द खत्म हो। हम घर पे नहीं बैठ सकते। मैंने अल्लाह मियाँ को पहचाना है अकल से, मैंने देखा नहीं है अल्लाह मियाँ को। तो बैठे बैठे ये बात कुछ मुझे, होने सॉरी वाला आपकी नहीं है, बात काट रहा हूँ, मुझे निकलना याद आया पड़ेगा। पिछले पिछले हमारे मेरे पास तुम हो में आपने यही बात की थी। मैंने बड़ा क्रूशल आपसे एक सवाल पूछा था उस वक्त, आपको पता नहीं अब याद है या नहीं याद। मैंने आपसे पूछा था उन कनेक्टिंग रूम्स में क्या हुआ है जिस पे पर्दादारी है, और आपने मुझे यही बात बोली थी तब भी, पता नहीं आपको याद है। पर्दादारी रहने दीजिए, वो अच्छी बात है। मगर सीरियसली मैं सच बात कह रहा हूँ कि वी हैव टू गेट आउट ऑफ आवर हाउसेस, वी हैव टू डू व्हाट वी वर डूइंग, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। उसको नॉर्म्स को देखें, ये इसका कोरोना वायरस एक ही तरीके से हो सकता है कि आपके हाथ मुंह में जाए या आप मुंह को छुएं या इस तरीके से कुछ करें, और इसकी कोई वजह नहीं हो सकती। तो मैं जब आता हूँ घर में तो मैं बड़ा ख्याल करता हूँ, स्प्रे करता हूँ। यहाँ तक कि जब मैं जा रहा होता हूँ, जो गाड़ी मुझे लेने के लिए आती है उसको मैं स्प्रे करवाता हूँ अंदर, और फिर वो बकौल उनके कि वो जब वहां से आती है तो वो स्प्रे होकर आती है। तो हम बड़ा ख्याल रख रहे हैं, और किसी का फायदा हो रहा है, होने दीजिए यार। ठीक है सर, एज लॉन्ग एज लोग यूर एंजॉय कर रहे हैं ना घरों में as बैठ के। as long as you're personally and the entire team working with you, if all of you are personally satisfied that you're taking enough security precautions and safety मुझे measures. मुझे सिर्फ आप लोगों से, मुझे बस आप लोगों से सिर्फ ये चाहिए कि अल्लाह ताला हमको सेहत याद रखे बस। आमीन सर, हमारी सारी अल्लाह दुआएं आपके साथ हैं ना हमेशा। करे कुछ। all हम our रिस्क ले रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं आप सबके लिए। sir, which is why we love you. All our prayers are always with you. On this note, मैंने आपका काफी टाइम ले लिया और रात का आई थिंक आखिरी पहर अब चल रहा है, तो इसलिए मैं इजाजत लूंगा। आपसे बात करते करते वक्त का पता नहीं चलता और दिल चाहता है कि कॉन्वर्सेशन चलती रहे, बट अब सेरियो का टाइम होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच थैंक वंस यू अगेन हसन। अदनान सर, आपने टाइम दिया। यू आर ऑलवेज नहीं, सो ग्रेशियस, बहुत यू आर बहुत ऑलवेज सो अपना काइंड। थैंक यू। No, I'm so honored that you wanted me again on your show. Thank you so much. I'll continue wanting you on my show as long as you're working, and inshallah may you continue to work for many years to come, inshallah. Ameen. Ameen. Thank you sir, Ameen. thank you very Ameen. much. God bless all of us. Ameen. Thank you, thank you.